जो लोग गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं वो कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उनका जन्म हुआ है। वो चुने गए हैं कुछ बड़ा करने के लिए इस अपने जीवन में, क्योंकि ये डीप कार्मिंग नॉट्स हैं जिन्हें खोलने के लिए आए हैं। जल तत्व का चौथा चरण और अग्नि तत्व का पहला चरण ये गंडांत पॉइंट होता है, जैसे कि रेवती का चौथा, अश्वनी का पहला। मैम इसी से हम ज्येष्ठ नक्षत्र की बात करते हैं। जैसा आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया, ज्येष्ठ यानी श्रेष्ठ नक्षत्र, तो इनका क्या कर्म है? अगर ये अपने घर में छोटे भी होंगे तो भी इनको बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। ये वो लोग हैं जिन पर बहुत जल्दी कोई बोझ आ जाता है या कोई कर्तव्य आ जाता है और ये बहुत अच्छी तरीके से उसको निभाते हैं। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। आज फिर से मैं एक और बहुत ही इंसाइटफुल टॉपिक आपके लिए लेकर आ गई हूं, एस्ट्रोलॉजी का। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गंडमूल नक्षत्र के बारे में। देखिए, ये कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनको लेकर लोगों को बहुत डराया जाता है कि अगर कोई बच्चा इन नक्षत्र में पैदा हुआ है तो बहुत हैवी कर्मा है, बहुत नेगेटिव कॉनोटेशंस अटैच की जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा भय पैदा किया जाता है लोगों के मन में कि इसकी पूजा करवाइए। आज हम इन्हीं नक्षत्रों का सच जानेंगे कि क्या कर्म आपकी सोल लेकर आई है अगर आपके ये नक्षत्र हैं, और साथ ही साथ कुछ रेमेडीज भी डिस्कस करेंगे। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में गेस्ट जुड़ी हैं, एक एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी स्वाति मैम का। मैम वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू रंगोली। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम ज्योतिष के एक गहरे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में लोग जानते तो हैं बट बहुत लोग बात नहीं करते हैं। और मेरा स्पीकिंग ट्री के थ्रू यही इंटेंशन है कि मैं राइट इन्फॉर्मेशन, डीपर टॉपिक्स ऑडियंस तक पहुंचाऊं। तो वही एक टॉपिक है गंडमूल नक्षत्र। देखिए, ये जो नाम है इससे लोगों को बहुत डराया जाता है कि आप अगर इन पर्टिकुलर नक्षत्राज में पैदा हुए हैं तो बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशंस अटैच्ड हैं, डराया जाता है लोगों को, अशुभ भी माना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपके थ्रू समझना चाहूँगी कि गंडमूल नक्षत्र होते क्या हैं एग्जैक्टली, कौन से नक्षत्र होते हैं ये? रंगोली, जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठते हैं उस नक्षत्र के स्वामी की दशा हमें सबसे पहले मिलती है, जिसे कहते हैं विंशोत्तरी महादशा। जो सबसे ज्यादा प्रचलित महादशा है। और अब हमें समझना यहाँ पर यह है कि कुछ नक्षत्र गंडमूल के माने जाते हैं जो बुध और केतु के नक्षत्र में आते हैं, जैसे कि अश्वनी, मघा, मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिन्हें गंडमूल नक्षत्र माने जाते हैं, जिनसे डराया जाता है, जिनसे भ्रम पैदा होते हैं, जिनसे बहुत सारी धारणाएं ऐसी जुड़ी हैं कि जब भी ये नक्षत्र आता है तो या तो बच्चा अपने लिए भारी होता है या परिवार वालों के लिए भारी होता है, पिता के लिए भारी होता है। पर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी नक्षत्र जो परमात्मा ने बनाया है उसकी योजना इतनी वीक नहीं हो सकती। उसका उद्देश्य हमेशा बड़ा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये गंडमूल नक्षत्र जो हैं, जो लोग इनमें पैदा हुए हैं, ये विशेष कार्य के लिए पैदा हुए हैं। कुछ स्पेशल पर्पस है मतलब इनका। ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअल नॉट है, गांठ। गंड और मूल, गंड मतलब गांठ और मूल मतलब जड़े। ऐसे कुछ कर्मास जिनकी नॉट वो खोलने आए हैं, वो डीप कार्मिक क्लिंजिंग का ये नक्षत्र है। इनका पर्पस ऑफ लाइफ बहुत बड़ा है। तो मतलब जो लोग इन नक्षत्रों में, जो आपने 6 नक्षत्र मुझे बताए, अश्विनी, मघा मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, हाँ, तो जो लोग इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं वो गंडमूल के अंडर आते हैं। तो मैम, क्या इनका कुछ ऐसा पूर्व जन्म का भी पेंडिंग कर्मा था कि उनको ये नक्षत्र मिला? कुछ मैं इसका थोड़ा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी जानना चाहूंगी आपसे। जो लोग गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं वो कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उनका जन्म हुआ है। वो चुने गए हैं कुछ बड़ा करने के लिए इस अपने जीवन में, क्योंकि ये डीप कार्मिंग नॉट्स हैं जिन्हें खोलने के लिए आए हैं। इनका विशेष कार्य है और जिसको खोलना इतना आसान नहीं है। इसे स्ट्रगल से जोड़ा जाता है, इसे अनलकी होने से जोड़ा जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शुरुआती समय में
इसमें थोड़ी सी स्ट्रगल ज़रूर आती है, क्योंकि जब भी परिवर्तन होता है तो वो हमेशा स्ट्रगल से ही होता है, क्योंकि कोई भी अपना कंफर्ट जोन ख़त्म नहीं करना चाहता। तो इसीलिए ये कार्मिक नोट्स है, इसे स्पिरिचुअल नोट्स आप कह सकते हैं इन गंड मूल नक्षत्रों को। ओके। और इसके साथ एक बात और भी है कि कभी भी पूरा नक्षत्र गंडांत में नहीं आता। मतलब क्या होता? एक नक्षत्र के 4 पद है। जैसे हम सब जानते हैं अश्विनी के 4 पद है, हम पद कहें या चरण कहें, 4 पद है। पर ये संगम पॉइंट है जब चंद्रमा जल तत्व की राशि से अग्नि तत्व में प्रवेश करता है। उतना पोर्शन जो है, जो जंक्शन पॉइंट है, केवल उसी को हम गंडांत पॉइंट कहते हैं, जिसे आप एक्सट्रीम नॉर्ड्स भी कह सकते हैं, आप जंक्शन पॉइंट्स भी कह सकते हैं, आप जल तत्व की राशियों का अग्नि तत्व की राशियों से मिलन भी कह सकते हैं। मतलब एक राशि खत्म होती है और दूसरी शुरुआत होती है। तो ये वो जंक्शन पॉइंट्स है, पर इसके अंदर पूरा नक्षत्र कभी भी गंडांत नहीं होता। ओके। तो मैम फिर इसको लेके इतनी नेगेटिव कॉनोटेशंस क्यों अटैच्ड हैं? क्यों लोग इन नक्षत्रों के नाम पे लोगों को डराया जाता है, उनके अंदर भय पैदा किया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको अभी यही पता है कि एक नक्षत्र में एक स्ट्रगल है, पर उसके एक पोर्शन में स्ट्रगल है। ज़रूरी नहीं है कि अगर अश्विनी नक्षत्र जिसके अंदर 4 चरण हैं, उसके अंदर गंडांत का पॉइंट केवल पहला पद ही है, उसके बाकी पद में उसका इन्फ्लुएंस नहीं है। ना उसमें सिम्टम्स में नज़र आएंगे आपको, ना आपको कोई लक्षण नज़र आएंगे। उसी तरीके से रेवती नक्षत्र का जो आखिरी चरण है, उसी को हम गंडांत पॉइंट कहते हैं। जल तत्व का 4था चरण और अग्नि तत्व का पहला चरण, ये गंडांत पॉइंट होता है। जैसे कि रेवती का 4था, अश्विनी का पहला, उसी तरीके से अश्लेषा जो कि कर्क राशि में आता है, उसका 4था, फिर मघा जो सूर्य के नक्षत्र में आता है, उसका पहला, ज्येष्ठा का 4था और मूला का पहला, और उसी तरीके से आपका रेवती का 4था, और फिर आप वापस आ जाते हो अश्विनी का पहला। ये जो गंडांत पॉइंट्स है, जैसे हम सब जानते हैं 30 डिग्री का एंगुलर स्पैन है एक राशि का, तो उसके अंदर 9 पद फॉल करते हैं, 2 पूरे नक्षत्र और एक चौथा पद या किसी एक पोर्शन ऑफ नक्षत्र, ठीक है, जिसे कहते हैं 9 पद। तो ये एक पद को ही हम नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जहां पर हम जल तत्व अग्नि से मिल रहा है। तो पहले तो आप सब इस बात से क्लियर हो जाइए कि हम कभी भी गंडांत में या गंड मूल में हम पूरा नक्षत्र नहीं मानते, होता ही नहीं है, इसीलिए उसका इन्फ्लुएंस होता है। ये केवल एक भ्रम है कि पूरा नक्षत्र, क्योंकि कोई भी पूरा नक्षत्र खराब नहीं हो सकता। मैम मैंने जितना सुना है ऐसा भी कहा गया है कि जो बच्चे इन नक्षत्रों के अंदर पैदा होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर पूजा भी करवानी चाहिए उनके पैदा होने के बाद। तो क्या ये भी सही है, या फिर ये भी एक भय पैदा करने का ही एक अलग तरीका है? देखिए, कुछ नक्षत्र होते हैं जो डीप गंडांता में होते हैं, उनमें हम पूजा करवानी ज़रूरी भी है और करवानी चाहिए भी। उसका कारण क्या है कि ये नक्षत्र जो हैं, इनमें ऊर्जा बहुत है, तो उन ऊर्जाओं को कहीं ना कहीं आप समझ लीजिएगा, उन ऊर्जाओं को मैनेज करने के लिए जब 27वें दिन, जिसे सतीसा की पूजा भी कहते हैं, 27वें दिन जब ये नक्षत्र वापस लौटता है, तब ये नक्षत्र की पूजा होती है, इस नक्षत्र का शांति होती है, तो जिसे कहते हैं पूजन। बट ये भी डीप गंडांता, या जो मैंने आपको बताया कि एक फिक्स्ड स्पैन का ही आपको कराना है, जब पूरा नक्षत्र का नहीं कराना होता। ओके। रंगोली गंडांत भी 4 प्रकार के होते हैं: लगन गंडांत, राशि गंडांत, नक्षत्र गंडांत और तिथि गंडांत। ओके। इसमें हमको ये समझना है कि हम उसको नक्षत्र को गंडांत में तो मान रहे हैं, पर कितना पोर्शन, ये हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको नक्षत्र में बोला कि नक्षत्र, यहाँ पर जब भी हम नक्षत्र गंडांत की बात करेंगे तो हम इन 6 नक्षत्रों की बात करेंगे जो इस गंडांत में
शामिल है, जिसमें हमने बताया अश्वनी नक्षत्र, मूल, मघा, ज्येष्ठा, अश्लेषा और रेवती, ये 6 हमारे नक्षत्र है। और अगर हम बात करें लगन गंडांत की, जब ये गंडांत लगन पर आता है, जैसे मान लीजिए कि आपका कर्क लगन है और वहां पर अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा विराजमान है, तो ये आपका लगन भी बन गया और आपका गंडांत भी बन गया, तो इसे लगन गंडांत कहते हैं। तो लगन गंडांत के समय सबसे ज़्यादा परेशानियां लोगों को आइडेंटिफिकेशन से आती है, अपनी पहचान से आती है, उन्हें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया गंडांत एक प्रॉब्लम नहीं है, पर शुरुआती तौर पे कुछ समस्याएं हैं जिसके बाद एक बहुत बड़ा एलिवेशन और ग्रोथ है, क्योंकि उनका जो राइजिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य ही बहुत बड़ा है। तो लगन गंडांत मैंने आपको जैसे बताया, और तिथि गंडांत, तिथि गंडांत तब आता है जब नंदा तिथि और पूर्णा तिथि की किसी तिथि की शुरुआत है और किसी तिथि का अंत है, तो वो तिथि गंडांत में आता है। मतलब उसमें तिथि की ऊर्जा नहीं है। अब उसे समझ लेते हैं कि ऊर्जा से क्या मतलब, क्योंकि तिथि तो आपके हाथ में ही नहीं है, जैसे नक्षत्र आपके हाथ में नहीं है कि आप कंडमूल में पैदा हुए। तिथि की ऊर्जा जब नहीं होती तो ये बताया जाता है कि ये इसका सबसे ज्यादा यूज मुहूर्त के समय यूज होता है, कि अगर आपका तिथि गंडांत होता है तो उस समय आपको कोई भी मुहूर्त से रिलेटेड काम, कुछ नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए जो आपका फर्स्ट डे ना हो, क्योंकि आपके पास तिथि की ऊर्जा नहीं है। क्षय तिथि माना जाता है, मतलब तिथि की कमी है, तो इसे कहते हैं तिथि गंडांत। मैम, इसी से हम ये जो 6 नक्षत्र हैं इनका इंडिविजुअली हम इनका कर्म समझते हैं कि क्यों इन्हें ही गणमूल के अंदर लाया गया। देखिए, पहला नक्षत्र अगर हम बात करें अश्वनी नक्षत्र, तो ये 3 तारों का समूह है जो बिल्कुल अश्व जैसे चिन्ह को दिखाता है। जैसे हम सब जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी किसकी है, इसके अंदर मंगल की एनर्जी है, केतु की एनर्जी है, पर ये सूर्य पुत्र अश्वनी कुमार इसके देवता हैं, तो इसमें सूर्य की भी एनर्जी है। तो ये हीलिंग को, सर्जरी को और बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग की एनर्जीज को ये दिखाता है, ये नक्षत्र। ये नक्षत्र का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, केवल पहला चरण, मैं इसको रिपीट करती हूँ, जब आप अश्वनी नक्षत्र का केवल पहला ही चरण गंड मूल में माना जाएगा, उसका दूसरा, तीसरा और चौथा चरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो संधि काल से बहुत पहले है। जब जल तत्व से अग्नि तत्व में प्रवेश करते हैं चंद्रमा, उसे संधि काल कहते हैं, तो वो संधि से काफी दूर है। तो पहला ही पद हम उसको नक्षत्र में गंडमूल नक्षत्र मानते हैं। और इसको अगर हम आगे समझे तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत लोग इसके साथ, मतलब ये एक बहुत ऑस्पिशियस और पावरफुल नक्षत्र है। डेफिनेटली मैम, वो पावर तो इसके अंदर है ही। आई थिंक इसका सिंबल भी एक हॉर्स होता है। जी, क्योंकि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि इसमें मार्स की भी एनर्जी है और केतु की भी एनर्जी है, तो ये हीलिंग को भी दिखाता है और स्पीड को भी दिखाता है। इसमें दोनों आ गई है। इसमें जैसे हम कहेंगे कि ऐसे लोग बहुत गुड लुकिंग होते हैं, मतलब स्कल्प्टेड होते हैं, पर उनमें एक समस्या है कि जैसे घोड़े को ज़्यादा देर खड़ा कर लो तो वो तकलीफ में आ जाता है, क्योंकि मूवमेंट, स्पीड उनका ताकत है, और ये ताकत किससे लेते हैं? सूर्य से ताकत लेते हैं। तो अगर आप अश्वनी नक्षत्र में हो और आपकी कुंडली में सूर्य भी बहुत पावरफुल है, तो आप समझ लीजिएगा कि यही नक्षत्र आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देगा, क्योंकि पावर तो अल्टीमेटली सूर्य से ही आ रही है इनके पास। तो मैम, अगर मैं रेमेडी जानना चाहूँ उन लोगों के लिए जो कि इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो बेस्ट रेमेडीज क्या होंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि घोड़ा इसको रिप्रेजेंट करता है, आप घोड़े की पिक्चर लगाइए, अपने वॉलपेपर पे लगाइए घोड़े इस तरीके की आप, क्योंकि जो भी इस प्रोफेशन से जुड़िए, आप
जो भी ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमें सबसे पहले समझना है कि जिस नक्षत्र, हर नक्षत्र एक ऊर्जा को लेकर आया है। बिल्कुल। अगर आप उस दिशा में आप चलते हैं तो आपके लिए, क्योंकि उसकी पावर तो, उसी नक्षत्र की पावर तो वही है ना। तो आप अगर कोई भी सर्जरी, घोड़ों से रिलेटेड कोई वर्क, जिसे कहते हैं रेसिंग, स्पीड, ऐसे लोग बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं। तो आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन करिए, आप हमेशा आगे जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत पावर और एनर्जी का नक्षत्र है ये। हमें साथ साथ ये भी समझना है रंगोली कि हर नक्षत्र एक ऊर्जा को लेकर आया है। जैसे हमारे अश्विनी नक्षत्र में मंगल और केतु की एनर्जी है, और वो सूर्य से क्योंकि गवर्न्ड है कहीं ना कहीं, तो जब आपका सूर्य, आप इस नक्षत्र को अगर कभी भी ताकत देना चाहें तो सूर्य की ताकत दीजिए। जब आप सूर्य को ताकत देंगे तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, यही नक्षत्र आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा और बहुत आगे लेके जाएगा। और ऐसी नक्षत्र वाले, अगर कोई मेडिसिन शुरू करनी है, जैसे आपकी बहुत समय से कोई सर्जरी ड्यू है या आपकी कोई यात्रा है, ये यात्रा का नक्षत्र है, ये हीलिंग का एनर्जी का नक्षत्र के कारण आपको कोई भी मेडिसिन शुरू करनी है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आप इसको इस तरीके से, इस एनर्जीज को समझकर आप इस नक्षत्र को जान सकते हैं। मैम, इसी से अगर अश्लेषा की बात की जाए तो? देखिए, अश्लेषा नक्षत्र 6 तारों का समूह है, जिसके देवता वासुकी नाग है, जिनका समुद्र मंथन में बहुत बड़ा मेन रोल है ना। तो वो बहुत अनबायस्ड है। अगर आप देखो, उन्होंने देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन किया, पर वासुकी नाग बहुत अनबायस्ड रहे। तो उसी तरीके से ये सर्प को रिप्रेजेंट करता है और वासुकी की पॉजिटिविटी को दिखाता है। तो ये पितरों का नक्षत्र है। जब भी हम बात पितरों की करते हैं तो जिसे हम कहते हैं कार्मिक डेब्ट, और हम उनकी शांति कहते हैं। तो पितरों से ली हुई एनर्जीज है। इसमें पितृ, पिता और कुल देवी का मेन रोल है, क्योंकि ये उनकी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि ये हमें ब्लेसिंग्स मिली भी हुई हैं। और ऐसे लोग बहुत ट्रेडिशनल माइंडेड होते हैं, और क्योंकि ये बहुत पावरफुल नक्षत्र है और बहुत पावरफुल लोग इस नक्षत्र में जन्मे हैं, जैसे इंदिरा गांधी। क्योंकि अगर आप देखिए, सर्प स्ट्रैटेजी को दिखाता है, प्लानिंग को दिखाता है, प्लॉटिंग को दिखाता है, और ऐसी ताकत को दिखाता है जो पाताल लोक की है, डीपर। तो अगर आप पॉलिटिक्स हुआ या कोई भी इस तरीके से कोई नया ड्रग बनाना हुआ, या फिर आप CBI, कोई भी आप सिक्योरिटी सेल से जुड़ी हुई चीज़ें, ये आप इस चीज़ का नक्षत्र है। ये कुंडली जागृत का भी नक्षत्र है। इससे अकल्टिस्ट, अष्टम भाव की एनर्जीज भी इस भाव में है। अष्टम भाव की एनर्जीज ऐसी नहीं है कि अष्टम भाव से ये प्लेस्ड है या इसकी राशि है, बट जो भी आप अष्टम भाव से हम देखते हैं, जैसे डीपर रिसर्च, अकल्ट साइंस, वो सब आप अश्लेषा में उसके गुण देखते हैं। गुण और धर्म दोनों आपको अश्लेषा में देखे जा सकते हैं। अश्लेषा कर्क राशि में फॉल करता है, इसके चारों पद कर्क राशि में फॉल करते हैं। इसमें हम आखिरी पद, मैं आपको फिर बार बार कह रही हूँ कि हमको केवल अश्लेषा का चौथा पद को ही हम गंडमूल नक्षत्र में माना जाएगा, जिसकी हम शांति कहते हैं। ओके। तो हम इसको पूरे नक्षत्र को गंडमूल में नहीं मानेंगे। बोलती भाषा में हम कह सकते हैं, पर ये आपको ट्रबल एरिया नहीं देगा अंटिल वो चौथे भाव में है। और इसको अगर हम रेमेडी पार्ट की बात करें, क्योंकि हम साथ साथ रेमेडी की भी बात करेंगे, तो अगर इस नक्षत्र से जुड़ी रेमेडी है, तो जब भी आपको जिंदगी में कोई परेशानी हो, आप अपनी कुल देवी की पूजन कीजिए। आप पितृ पक्ष जब आए, वो समय आपके लिए बहुत ऊर्जा का स्रोत है। आप उनके लिए वो सब रिचुअल्स कीजिए जो ट्रेडिशंस आपके पितरों ने फॉलो किए। नेवर ब्रेक देम, क्योंकि वही आपकी शक्ति है। और आप ऐसे लोग बहुत
अच्छी फैमिलीज और बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर ट्रेडिशन बहुत मायने हैं, जिनके ट्रेडिशन और कल्चर के बहुत मायने हैं। हम इसी से मघा नक्षत्र की बात करते हैं। मघा को तो फॉरफादर्स के साथ भी बहुत जोड़ा जाता है कि ये पितरों का ही नक्षत्र है, तो इस नक्षत्र के लिए क्या होगा? मघा मतलब महान, तो महान मतलब कि आप महान कार्य के लिए आए हैं। ये लोग रॉयल फैमिली से जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं इनकी लीनेज बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत बड़ी होती है, और कहीं ना कहीं सिंहासन इसका चिन्ह है, तो इनको पावर तो मिलती है। पावर सेंट्रिक भी बहुत होते हैं, बहुत डोमिनेटिंग भी होते हैं ये लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें लीडरशिप की भी क्वालिटी होती है, क्योंकि पावर तो इनको इनहेरिट है, इनको मिली ही मिली है। तो यहाँ पर जन्मे लोग बहुत पावरफुल है, और कहीं ना कहीं अगर हम इनको देखें, जैसे कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम इस नक्षत्र के, तो विश्व गुरु योगानंद परमहंस जी का भी यही नक्षत्र है। तो आप ये देखिए, और युवराज सिंह का भी यही नक्षत्र है। मतलब ये लोग जिस भी फील्ड में आएंगे ये बड़ा ही नाम करेंगे, और अगर आप ये देखिए विश्व स्तर पर इनका नाम है। तो ये जो नक्षत्र है ये क्योंकि महान ही कार्यों को लेकर आता है, महत्वपूर्ण कार्य। देखिए नक्षत्र जो है, ये जो गंडमूल नक्षत्र है, तो हम बार बार यही कहेंगे कि ये एक महान उद्देश्य के लिए इनका जन्म हुआ है। तो इनके साथ बड़ी ही चीज़ों को जोड़िए, बड़े उद्देश्य को जोड़िए। बस कई बार क्या होता है कि शुरुआती तौर पर थोड़ा स्ट्रगल्स हो जाती हैं उस चीज़ को करने में। मैम इसी से हम ज्येष्ठ नक्षत्र की बात करते हैं। जैसा आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया, ज्येष्ठ यानी श्रेष्ठ नक्षत्र, तो इनका क्या कर्मा है? देखिए ज्येष्ठा नक्षत्र, ये इसका मतलब है श्रेष्ठ, बड़ा, ज्येष्ठ। यस, ये 27 नक्षत्रों में सबसे बड़ी बहन का ज्येष्ठ नक्षत्र था। तो इनका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, या कहें कि सोल पर्पस, फिर से मैं कहूँगी वो यही है कि महान कार्य के लिए पैदा हुए हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये कर्मों से बड़े हैं, ये उम्र से बड़े नहीं हैं, ये कर्मों से बड़े हैं। क्योंकि अगर ये अपने घर में छोटे भी होंगे तो भी इनको बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। ये वो लोग हैं जिन पर बहुत जल्दी कोई बोझ आ जाता है या कोई कर्तव्य आ जाता है, और ये बहुत अच्छी तरीके से उसको निभाते हैं, क्योंकि इनका जन्म ही ज्येष्ठा नक्षत्र में है। तो ये कर्मों को दिखाता है, ये ज्येष्ठ कर्म लेकर आए हैं, बड़े कर्म। ये एक बहुत मैच्योर्ड नक्षत्र है। जो मान लीजिए कि कोई ज्येष्ठ नक्षत्र का बच्चा भी है तो होगा 2 साल का, पर माँ उसे 4 साल का समझेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटीज ऐसी ही नजर आएंगी कि ये समझदार बच्चा है, ये मेरा समझदार बच्चा है। तो ज्येष्ठ नक्षत्र को अगर हम समझेंगे तो हम ये समझेंगे कि इसके अंदर, क्योंकि वृश्चिक राशि में इसके 4 पद फॉल करते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वृश्चिक राशि एक जल तत्व की राशि है, इसका आखिरी पद ही गंडांत में आएगा। तो हम इसको डीप गंडांता किसे कहेंगे? ज्येष्ठा का 4था पद। तो वही इसका नक्षत्र की ट्रबल एरिया, जिसे हम कहते हैं ना, ट्रबल एरिया वही है। इसका पहला, दूसरा, तीसरा चरण आपको परेशानी कभी नहीं दिखाई देगी। और इसके अंदर मंगल की ऊर्जा है, राइज फ्रॉम एशेज है ये नक्षत्र। पर आप इसमें एक बात समझने वाली ये भी है कि जब ज्येष्ठा नक्षत्र जो वृश्चिक राशि में फॉल करता है, चंद्रमा वहां जाकर नीच के हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अकेलापन इस नक्षत्र में रहता है। पर अगर हम एनर्जीज को टैप करें तो ये समझना पड़ेगा इनका उद्देश्य बहुत बड़ा है, लक्ष्य। अगर ये किसी रिसर्च में आ जाए तो यही नक्षत्र एक बहुत पावरफुल नक्षत्र है, जो उनको बहुत एक ऊंचे हाई लेवल पर लेकर जा सकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो स्कॉर्पियो में फॉल करता है, अगर हम उसको समझे तो उसके अंदर मंगल की भी एनर्जी है और बुध की भी एनर्जी है, और ये काल पुरुष की कुंडली का 8वां भाव है। तो इसके अंदर जैसे हम स्कॉर्पियो राशि को मोक्ष की राशि मांगते हैं जी, तो कोई भी काम जो डीप रिसर्च से जुड़ा हुआ है आप इसमें करिए, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन
जो अपने में एक नाम है, एक हस्ती है, तो ये इतनी ऊर्जा लेकर आते हैं कि जब, और शुरुआती तौर पर अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी देखें तो उनको बहुत सॉलिट्यूड में रहना पड़ा क्योंकि उनको नॉर्मल ही नहीं मानते थे। तो इनको कई बार लोग समझ नहीं पाते, बट दे आर रिसर्चर माइंड्स, दे आर राइजिंग फ्रॉम एशेस। तो ये अष्टम भाव की भी ऊर्जा इसमें रहती है बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियो राशि, क्योंकि वृश्चिक के कारण। इसी से मूल नक्षत्र की बात करते हैं, इनके क्या चैलेंजेस होंगे और इनका क्या कर्मा है कि उनको गंड मूल नक्षत्र मिला? देखिए, मूल नक्षत्र की जब हम बात करें तो गंड मूल नाम ही मूला नक्षत्र पर है। बिल्कुल, इसको डीप गंडांत पॉइंट कहते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर स्ट्रगल हम मानते हैं, जैसे अभी हमने बोला कि इतना स्ट्रगल नहीं है जितना हमने उसका भय बना रखा है, क्योंकि आज हम सबसे भय मुक्त होकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस कुछ बड़ा करने के हैं। उसके अंदर चैलेंजेस किस नक्षत्र में नहीं है? हर राशि में है, हर भाव में है, हर ग्रह के हैं। पर वो महान आत्माएं हैं जिन्हें गंडांत पॉइंट या गंड मूल में पैदा हुए हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है, तो इसलिए उनकी स्ट्रगल्स भी बहुत बड़ी है। तो शुरुआत के समय में अगर मैं आपको बताऊं, तुलसीदास जी, इन्हें भी शुरुआत में बहुत स्ट्रगल मिली, पर आप एक जीवन पूरा नहीं पड़ता जितना उन्होंने अपने जीवन में पाया। एक जीवन भी कम है उस चीज को पाने के लिए। तो तुलसीदास जी का जन्म जो मूल नक्षत्र में हुआ, और कहते हैं उनके पीछे बहुत कहानियां, हम वहाँ नहीं जाएंगे, कि उनका मदर बहुत छोटी सी उम्र में उनको अपने मदर से बिछड़ना पड़ा, फादर से बिछड़ना पड़ा। एक ट्रेजिक स्टोरी है। Because of the beginning had to be very slow, but then he reached, उन्हें ईश्वर का दर्शन हुआ, ये हम भूल नहीं सकते। तो वो बहुत बड़ा कुछ पाया है उन्होंने जीवन में, और इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि मूल नक्षत्र ये गंड मूल का मेन नक्षत्र माना जाता है, इसी के नाम से ये प्रचलित है, मूल। तो डीप गंडांत पॉइंट से, बट इसमें इतनी नेगेटिविटी नहीं है। मैं आपको फिर बार बार कहूंगी, जितना नेगेटिव हमने कहा है उतना ही महान उद्देश्य है। तो आप उद्देश्य की तरफ देखिए, उतना ही बड़ा पर्पस है, उसका पर्पस ही बहुत बड़ा है। उनको चुना गया है, ये आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इनको कुछ बड़ा करना था, इन्हें कुछ बड़ा रचना था। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने इस तरीके से उसका अनुवाद किया कि आज वो मंदिरों तक सीमित नहीं है। तो अगर आप उसका पर्पस देखिए तो वो बहुत श्रेष्ठ पर्पस है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगी स्वामी विवेकानंद जी का। ये दो बड़ी आत्माएं, तुलसीदास जी और स्वामी विवेकानंद जी, क्या ये साधारण आत्माएं थी? ये बड़ा उद्देश्य लेकर आई है। कार्मिक गांठें खोलनी थी इनको, क्लींजिंग, कार्मिक क्लींजिंग, डीप कार्मिक क्लींजिंग। तो ये स्पिरिचुअल नॉट्स खोलने आई है, क्योंकि जो लोग रामचरितमानस तक नहीं पहुंच पाए वो तुलसीदास जी ने किया। उसी तरीके स्वामी विवेकानंद जी, जिनकी टीचिंग्स और प्रीचिंग्स जिसको बताना बहुत ही मुश्किल है, और ये ऐसे नक्षत्र हैं जिनको बड़े ही काम मिलते हैं करने के लिए। मैम, इसी से लास्ट नक्षत्र जो है गंडमूल का, उसकी बात करते हैं, रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र राशि चक्र का आखिरी नक्षत्र है जी, जो चल रहा है अग्नि तत्व की तरफ, मेष राशि। तो अगर हम इसे समझे कि ये एक, जैसे मूल में एक डिस्ट्रक्शन की और कंस्ट्रक्शन की एनर्जीज थी, पहले डिस्ट्रक्ट होता है फिर कंस्ट्रक्ट होता है, और ये धनी नक्षत्र है, धन को रिप्रेजेंट करता है। रेवती नक्षत्र वाले बहुत सुंदर होते हैं, और क्योंकि इसमें गुरु ग्रह की भी ऊर्जा है और बुध ग्रह की भी ऊर्जा है, और मोक्ष की राशि है मीन राशि। तो यहाँ पर हमको ये समझना है, और बड़े लोग जैसे मदर टेरेसा, और अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगी रविंद्रनाथ टैगोर जी का, ये दो एग्जाम्पल से ही आप समझ जाइए कितना श्रेष्ठ नक्षत्र है ये। और अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के तो नक्षत्र लगन गंडांत में है, उनका गुरु उच्च का है पंचम भाव में। तो अगर उसकी एनर्जीज को आप देखिए, ये पार एक्सीलेंस है। तो इन्होंने एक स्तर बना दिया, जिसे कहते हैं ना, बार रेस कर दिया।
तो ये अति उत्तम, अति श्रेष्ठ और धनी नक्षत्र है। और उसी तरीके से मदर टेरेसा, वो भी एक अपने में, आप समझिए कि कितना उन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया है। तो ये नक्षत्र को हम अगर समझे कि ये अग्नि तत्व और मोक्ष की राशियों का एक जंक्शन पॉइंट है। अगर हम अग्नि को समझे, अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ उठती है और जल नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। तो भावनाएं नीचे हैं और उसका उद्देश्य ऊपर। नीचे पहले राशियां नीचे चलती हैं और फिर वो ऊपर उठती है। उसी तरीके से शुरुआत में उनको स्ट्रगल मिलेगी पर वो राइज करेंगे। रेवती नक्षत्र के मत्स्य मीन्स ड्यूल, जिसे कहते हैं ड्यूल फिशेस, ये मीन का भी वही सिंबल है और रेवती नक्षत्र का भी। तो ये मछली के मत्स्य अवतार से भी जुड़ा हुआ नक्षत्र है। और इसमें सबसे सुंदर बात यह है कि अगर ऐसे लोगों को कोई रेमेडी है तो उनके लिए एक बहुत पावरफुल रेमेडी है रिलीजिंग फिशेस। मतलब आप जो फिशेस मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको आप, नॉट द एक्वेरियम फिशेस आई एम टॉकिंग अबाउट रंगोली, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिशेस विच पीपल ईट, यू नो, द अलाइव फिशेस। आप इनको लीजिए और आप इनको रिलीज कर दीजिए किसी भी पवित्र नदी में। इससे पावरफुल कोई रेमेडी नहीं हो सकती। आपने ये सुना होगा फीडिंग द फिशेस। हाँ, एक रेमेडी बताई जाती है बहुत इम्पोर्टेंट। बट आप ये समझिएगा जब हम फिश को रिलीज करते हैं, मतलब ये उसके लिए दूसरे जन्म देने के लिए बराबर है। बिल्कुल, आपने उसकी जिंदगी को, लाइफ को एक दूसरी डायरेक्शन दे दी। दीज आर नॉट एक्वेरियम फिशेस हु विल बी केप्ट इन योर हाउस। सो ये जो फिशेस हैं, दे आर, इफ यू बाय देम, दे गिव यू इन अ पैकेट। मैं आपको बता रही हूँ, दे गिव यू इन अ पैकेट विच फिल्ड विद वाटर एंड आप उसको पवित्र नदी में उनको जल प्रवाहित कर दीजिए। मेक श्योर यू डोंट पुट द पॉलिथिन इनसाइड। और आप जब ये करते हैं तो आप समझिएगा कि ये बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को आपके लाइफ को दिखाता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस मछली की, उस फिश की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके। तो मत्स्य उनकी फिश का बहुत, क्योंकि थोड़ा फ्लिप एनर्जीज भी होती है, जैसे फिशेस फ्लिप करती है ना, उनकी ये जो एनर्जी है ये बहुत फ्लोइंग एनर्जी है। फ्लिप मतलब जैसे फिशेस फ्लिप करती है। तो इनको टैप करने के लिए, इनको, क्योंकि ये कंट्रोल एनर्जीज, इनको भी कंट्रोल करना चाहिए। इन कंट्रोल एनर्जीज के लिए ये रेमेडी सबसे श्रेष्ठ है। मैम, आई एम श्योर कि व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होगा कि बहुत सारे लोग इन नक्षत्रों में पैदा होते हैं, स्पेशली आज जो हमने 6 नक्षत्रों की बात की, तो क्या जो डिफरेंट लग्न के लोग हैं, जिनकी राशियां डिफरेंट होंगी ऑब्वियसली, बट नक्षत्र सेम है, क्या उनके लिए डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे? बिल्कुल रंगोली, उसका कारण ये है कि हर नक्षत्र को एक राशि मिली हुई है। जैसे अभी हमने बात करी, ज्येष्ठा को मिली वृश्चिक राशि, तो उसमें वृश्चिक की ऊर्जा है। तो अगर आप उस एनर्जी को टैप करते हो तो आपके लिए डायरेक्शन, क्योंकि इसका ये तो वही बात हो गई कि आपको डायरेक्शन मिल गई, आपको पता चल गया कि आपका स्ट्रेंथ और कोर एरिया क्या है। ये वीकनेस के तो नक्षत्र है ही नहीं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये तो पावरफुल नक्षत्र है, कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। बट आप उसको एक डायरेक्शन चाहिए, आपको उस तरफ जाना पड़ेगा। और आप जैसे ही इसकी दिशा में जाएंगे, उसमें की ऊर्जा को आप टच करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक्सेल करेंगे, यू विल रीच ग्रेट हाइट्स। जैसे कि अगर हम इसका उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने अभी आपको ज्येष्ठा नक्षत्र बोला, अगर हम अश्विनी की बात करें, ऐसे लोग इतने मिराकुलस सर्जन्स होते हैं, वो ऐसी ऐसी मेडिसिन की उनको नॉलेज होती है। उसके तो देवता ही अश्विनी कुमार है, जो देवों के वैद्य हैं। तो उनमें कितनी हीलिंग एनर्जीज है। तो अगर आप किसी हीलिंग प्रोफेशन से जाते हैं तो ये आपके लिए एनर्जी सोर्स पॉइंट हुआ। तो अगर आप उसी तरीके से हम बाकी राशियों की भी बात कर लेते हैं कि अगर आप अश्विनी में पैदा हुए हैं तो आप सर्जरी के लाइन में, हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग में आप जाइए, ये आपके लिए है। कोई भी ऐसा जिसमें स्पीड हो, एथलीट्स हो, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, ये आपके प्रोफेशंस हैं। और उसी तरीके से अगर कर्क राशि में फॉल हुई अश्लेषा नक्षत्र, तो ये कहीं ना कहीं डीप रिसर्च, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया अश्लेषा में सर्प से जुड़ी हुई है, तो जो भी आप चीज़ डीप करें, जैसे कि पाताल लोक,
पता लोग मतलब अकल्ट साइंस, डीप रिसर्च, जो भी आपके इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो होते हैं, सीबीआई और कोडिंग, आप इनको ले सकते हैं। ये आपके लिए, ये एनर्जी आप इसकी टैप कीजिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। डेफिनेटली मैम, बहुत ही मिथ ब्रेकिंग डिस्कशन था आज का ये। तो आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स को इन नक्षत्रों के बारे में कुछ और मैसेज देकर जाना चाहेंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गणमूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं? तो ये नक्षत्र जो है, इनका पर्पस बहुत बड़ा है, और क्योंकि पर्पस बड़ा है तो शुरुआती तौर पर थोड़ी सी स्ट्रगल ज़रूर आ सकती है, बट आप ये देखेंगे कि इन्होंने जो भी किया होगा अपने फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो या स्पोर्ट्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे स्पिरिचुअल गुरुज हो, क्योंकि मोक्ष की राशियां इसमें आ गई हैं, 4, 8, 12, और अग्नि तत्व की 1, 5, 9 जुड़ी हुई हैं, अग्नि और जल तत्व, तो ये बड़ा ही किया है। और प्रोग्रेसिव राशियां हैं, फायर एलिमेंट है इनमें, तो ये तो बहुत इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, क्योंकि 1, 5, 9 जिसे हम अग्नि तत्व की राशियां कहते हैं, ये बहुत इंडिपेंडेंट राशियां हैं। इनको शुरू में बड़े रिबेलियस भी कह सकते हैं आप कहीं ना कहीं। तो आप ये इसमें जन्मे लोग हमेशा आपको थोड़े से इंडिपेंडेंट सोच के नजर आएंगे, कुछ नया करेंगे तो पहले विरोध भी इनको मिलेगा, पर ये कुछ बड़ा करेंगे। तो ये डर का नक्षत्र नहीं है, ये महान नक्षत्र है। तो मैम, आज हमने यही जो भय था गणमूल नक्षत्रों को लेकर वो हटाया, एंड आई एम श्योर कि मेरी ऑडियंस तक वो मैसेज ज़रूर पहुंचा कि आप कुछ बड़ा काम करने के लिए आए हैं अगर आप इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं। कुछ इनका हैवी कर्मा नहीं है, बट हाँ, कुछ आपको बहुत बड़े कार्मिक पैटर्न्स को लूज़ करना है, कुछ कार्मिक टाइज को अननॉट करना है, जैसा कि ये नाम सजेस्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू रंगोली। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कौन सा नक्षत्र है, क्या आपको क्या फील होता है, आप क्या पर्पस पूरा करने आए हैं, क्या आपको भी फील होता है कि कोई बड़ा पर्पस है जो आपको इस लाइफ में अचीव करना है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपके गणमूल नक्षत्र को लेकर क्या ओपिनियंस है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।